हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेल्थ चार्ट, योर मैप टू मनी मार्केट्स एंड वेल्थ क्रिएशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंस बेसिक्स की, जो हर एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए और आपको भी पता होनी चाहिए बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। सबसे पहले जो बैंक अकाउंट आप कॉमनली अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, दैट इज़ सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में इंडिविजुअल्स के लिए होता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देता रहता है, आपकी इमरजेंसी फंडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड इज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने के लिए होता है, आपको इंटरेस्ट जनरली कोई भी नहीं मिलता। थर्ड इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट है। यहाँ सेविंग अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शंस की कुछ ना कुछ लिमिट रहती है, करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं रहती। आजकल कुछ करंट अकाउंट्स के वेरिएंट ऐसे आ गए हैं जहाँ आपको इंटरेस्टेड एफडी वाला मिल जाता है। उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस रखना है, जनरली 50 से 55,000 के अराउंड मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। उसके ऊपर अगर आप अमाउंट बैंक में रखते हो तो आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट, जितने पीरियड के लिए आप रखते हो बैंक में, उस पीरियड का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है एफडी और आरडी अकाउंट्स। फिक्स डिपॉजिट्स एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप 1 लाख रुपए मान लो जमा कर रहे हो, आपको 1 साल के बाद या जितने भी आप पीरियड के लिए फिक्स्ड करवाते हो उतने पीरियड के बाद विद इंटरेस्ट जो है आपको रिटर्न्स मिल जाती हैं। जो गौर करने वाली बात इसमें है कि कुछ बैंक्स जो हैं वो कंपाउंडिंग एनुअली करते हैं और कुछ बैंक्स जो हैं वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली करते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी एफडी करवाने चाहें, उनको सिर्फ ये पूछना है कि कंपाउंडिंग जो आप कर रहे हैं वो एनुअली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ दोस्तों। जो कंपाउंडिंग क्वार्टरली करते हैं वो आपको हर क्वार्टर का जो ब्याज इकट्ठा हुआ होता है उसके ऊपर ब्याज लगा के देते हैं। यानी ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो साल में 4 बार लगेगा, जैसे कि 4 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जो कंपाउंडिंग एनुअली कर रहे हैं वो साल में एक ही बार आपकी जो अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज लगा के देंगे साल के बाद। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसमें आप देखेंगे अगर तो 1 साल के बाद जो बैंक क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहा है उसका ब्याज ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो बैंक साल में 1 बार या 2 बार कंपाउंडिंग करके दे रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों आरडी अकाउंट्स। रेकरिंग डिपॉजिट्स में मंथली सेविंग्स आप कर सकते हैं छोटी छोटी अमाउंट से, फिक्स्ड अमाउंट से। कई बैंक्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल अमाउंट मल्टीपल्स में भी ऑफ़र करते हैं, तो एक पीरियड के बाद आपको फिक्स्ड रिटर्न्स इसमें मिल जाते हैं। ये बेसिकली आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करता है एंड सेविंग की हैबिट को बढ़ाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है क्रेडिट स्कोर बेसिक्स। क्रेडिट स्कोर आजकल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी आप लोन्स लेने जाते हो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। तो क्रेडिट स्कोर की जो रेंज होती है वो 300 से 900 के बीच में होती है। मिनिमम 300, मैक्सिमम 900 स्कोर हो सकता है। गुड जो है वो लोन्स के लिए जहाँ आपको इजीली लोन मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, वो 700 प्लस स्कोर जो है वो अच्छा माना जाता है। प्लस इसके साथ एक और चीज़ आपने ध्यान देनी है, चाहे आपका स्कोर 700 प्लस हो, इसके बाद भी आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है बेस्ड ऑन कि आपने पिछले वाले लोन्स जो हैं वो किस तरह से चलाए हैं। क्रेडिट स्कोर की जब भी आप रिपोर्ट देखोगे उसमें मंथ वाइज आपका रिकॉर्ड दिया रहेगा कि आपकी ये लोन की ये इंस्टॉलमेंट कितने दिन ड्यू रही है। इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है। चाहे क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा 700 से कम भी हो जाए, बट आपकी जो रेगुलरिटी है रिपेमेंट की वो नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपकी रिपेमेंट कभी 1 महीना पीछे जा रही है, कभी 60 दिन पीछे जा रही है, कभी 90 दिन पीछे जा रही है किसी भी महीने में, लेकिन अगर आपका स्कोर जो है वो 700 प्लस है, तो बैंक्स जो है आपको लोन देने में हिचकिचाएंगे। ये चीज़ दोस्तों आपने ध्यान रखनी है। अब ये क्रेडिट स्कोर बेसिकली 3-4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। फर्स्ट है आपकी टाइमली पेमेंट कैसे हो रही है। टाइमली अगर आपकी पेमेंट हो रही है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, हाई रहेगा। सेकंड है आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसी है।
आपके क्या आपके जो लोन्स लिए हुए हैं आपने, वो सिक्योर्ड लोन्स हैं, कोई उसमें सिक्योरिटी दी हुई है, या टोटली अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, उससे भी क्रेडिट स्कोर दोस्तों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। थर्ड इज़ आपकी जो पेमेंट है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है, टाइमली रीपेमेंट्स हुई हुई हैं, कोई आपने सेटलमेंट नहीं करवाई है, कोई आपने राइट ऑफ नहीं करवाया है, मैं अभी अब इन टर्म्स के ऊपर आऊँगा, आप बस एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा रहेगा। सेकंड इज़ आपकी क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन कैसी है। नॉर्मली जो कहा जाता है 30 to 40% आपकी क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन हो तो उससे क्रेडिट स्कोर जो है आपका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन अब जैसे ही आपकी क्रेडिट लिमिट की यूटिलाइजेशन जो है वो 40% से ऊपर जाने लगती है तो उससे क्रेडिट स्कोर जो है दोस्तों आपका वेरी करता है। क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन से मतलब हुआ, मान लो आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आपने उसमें से कितना यूटिलाइज किया हुआ है। ये दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं। अब मैं इसमें 2-3 जो टर्म्स मेनली यूज़ होती हैं जो आपके इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वन टाइम सेटलमेंट, आपके किसी क्रेडिट रिपोर्ट में अगर OTS या वन टाइम सेटलमेंट लिखा हुआ है तो दोस्तों दैट इज़ ए वेरी रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट। वन टाइम सेटलमेंट ये हो गई, मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया और आप किसी वजह से नहीं चुका पा रहे, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, बैंक आपको अप्रोच करता है दैट यू सेटल इट इन लोअर अमाउंट और आप लालच में आके सेटल कर देते हो। वंस यू सेटल दैट लोन अमाउंट योर क्रेडिट हिस्ट्री इज़ वैनिश्ड, ख़त्म हो गया। अगर आपने एक बार सेटलमेंट कर ली तो उसके बाद वो लोन तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में हमेशा दिखता रहेगा कि ये लोन OTS हुआ है। तो अगर पुराना लोन आपका OTS हुआ तो बैंक आपको नया लोन 98% चांसेस हैं कि नहीं देगा। सेकंड इज़ राइट ऑफ अमाउंट। राइट ऑफ अमाउंट इज़, मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, आपने 2 साल 3 साल बैंक को एक पैसा भी नहीं दिया, 4-5 साल बाद बैंक अपने जो भी रिकवरी एफर्ट्स, जो भी अपने रिकवरी वेज हैं वो यूज़ करके एग्जॉस्ट हो कर देता है। तो उसके बाद बैंक क्या करता है, अपनी बुक्स को अच्छा करने के लिए आपके लोन को अपनी बुक्स से हटा देता है अपने प्रॉफिट से पैसा डाल के। सो वो आपके रिपोर्ट में तो हमेशा दिखाता रहता है लेकिन बैंक्स की रिपोर्ट से हट जाता है। इससे बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया दिखती है, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है उसका काम बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, स्कोर आपका बिल्कुल ही। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, सबको पता होगा इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपकी अनसर्टेनिटीज़, रिस्क को, सबको जो है वो सेफगार्ड करता है, आपकी फैमिली को सेफगार्ड करता है, आपके जो भी डिफरेंट टाइप के असेट्स हैं उनको सेफगार्ड करता है। मेनली 4 तरह के इंश्योरेंसेस जो आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड इज़ योर व्हीकल इंश्योरेंस इफ़ यू हैव, एंड फोर्थ इज़ योर हाउस इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। सबका अपना अपना रोल है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली आप बैंक्स में जाते हैं या कहीं भी इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं कोई प्लान लेने के लिए, सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना बिल्कुल बंद कर दो। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस सिर्फ़ और सिर्फ एक आपके रिस्क, जो फ्यूचर में आने वाले रिस्क हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले से फ़ीस दे रहे हैं, ताकि कल को अगर कोई ऐसा रिस्क आ जाए जिससे हमारी इनकम बंद हो जाए या हमारे एसेट को कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कर दे। लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह के प्लान्स होते हैं, टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट प्लान्स। जो आपके मनी बैक प्लान्स होते हैं, 10 साल 15 साल आपने पैसा देना है, 5 साल पैसा देना है, बहुत मार्केट में चलते हैं। 5 से 6 साल आपने पैसा देना है, 10वें साल से आपको पैसा आना वापस हो जाएगा। दोस्तों वो प्लान्स में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होते हैं वो ये है कि उसमें एक आपका प्रीमियम जो आप देते हो उसके हिसाब से रिस्क आपका डिफाइंड नहीं है। 50 से 60,000 अगर आप प्रीमियम दे रहे हो तो नॉर्मली आपका 5 से 6 लाख रुपए का सम एश्योर्ड रहेगा, यानी कि
अगर किसी वजह से कोई भी अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर जो बंदा इंश्योर्ड है, जिसकी लाइफ इंश्योर्ड है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपकी जो फैमिली है, जो आपका जो नॉमिनी है, उसको 5 से 6 लाख ही मिलेगा 50,000 पर ईयर देने के बावजूद। तो इससे बेटर ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। उसमें आपकी एज के हिसाब से 70 साल 80 साल तक आप 100 ईयर्स तक भी प्रीमियम ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसमें सीधा आपको 1 करोड़ का, 50 लाख का, 1.5 करोड़ का, इतनी बड़ी अमाउंट का भी आप प्रीमियम जो है आपका 9 से 10,000, 8,000 आपकी एज के हिसाब से। अगर आपकी एज 20s में है तो मे भी हो सकता है 5 to 6,000 बने। अगर आपकी एज 30s में है तो 12 to 13,000 के अराउंड आपको आराम से मार्केट में इसका मिल जाएगा। इसमें क्या रहेगा, आपको साल का 10,000 देना है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। कुछ हालांकि अभी प्लान्स आ गए हैं कि 70 ईयर्स के बाद आपको जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वैसा का वैसा मिल जाता है, बट आप मान के चलिए कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो सीधा 1 CR या जितना भी आपने साम एश्योर्ड लिया है वो आपको उसी टाइम मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप 50,000, 10,000, 20,000 इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पैसा एक्स्ट्रा बचता है वो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड, किसी अच्छे, वो हम आगे बात करेंगे, किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में आप लगा सकते हैं। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पैसा लगाना है जो एसेट्स आपके टाइम के साथ ग्रो करे, ताकि आपका पैसा जो लगा हुआ है वो भी टाइम के साथ ग्रो करे। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो एक आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में ये मदद करता है। सेकंड, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन चल रही है, उसको बीट करने में मदद करता है। थर्ड इज़ अचीव योर गोल्स, योर शॉर्ट टर्म गोल्स और योर लॉन्ग टर्म गोल्स, दोनों को अचीव करने में आपकी मदद करता है। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आप छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। सेकंड इज़ बैंक डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स, ये टाइम पे निकलते रहते हैं बॉन्ड्स, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फोर्थ इज़ रियल एस्टेट एंड नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों आप छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, एंड जो बैंक बॉन्ड्स हैं एंड रियल एस्टेट है, इसमें दोस्तों एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ही ज़्यादा चाहिए होता है। तो गोल्डन रूल है, अर्ली इन्वेस्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स की। इसमें सबसे पहले आपको बेसिकली 2 अकाउंट्स हैं, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। वो आपको पता होना चाहिए डीमैट अकाउंट क्या काम करता है और ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या काम करता है। जिस तरह से दोस्तों बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ हमारे फ़ोन में दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, बट फिज़िकल कैश हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स वो पैसा डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। सिमिलरली शेयर्स का भी एक डीमैट अकाउंट होता है विच इज़ मेंटेन्ड एट CDSL और NSDL। यू विल कम टू नो अबाउट इट इन लेटर वीडियोज़। सेकेंड इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी हम दिन भर ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी दिन ट्रेडिंग करते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है, एक शैडो बैलेंस के थ्रू, एंड एट द एंड जब सेटलमेंट होती है तो वो सारी जो है आपकी डीमैट अकाउंट में प्लस या माइनस होती रहे। तो ये थी 5 बेसिक बैंकिंग और फाइनेंस जो हर इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। इन फंडामेंटल्स को समझना ही वेल्थ क्रिएशन की पहली स्टेप है। धन्यवाद दोस्तों वेल्थ चार्ट देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।